तो फ्राइडे वाला पेपर मेरे से डिस्कस करवा लो, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो रुकना नहीं चाहिए। सो यू कैन स्टार्ट आस्किंग मी द डाउट्स ऑफ फ्राइडे पेपर। वो जो डेली क्लास वर्क करके लिखा है, एक्चुअली डेली पेपर होगा, डेली टेस्ट थर्ड, उसमें कौन सा क्वेश्चन है जो डिस्कस करवाना चाहते हो वो देख लो। सीधा 12, चलो देख लेते हैं 12 क्या है। 12 में उसने तुमको दिया है कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों ही वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में से कोई एक वैल्यू है। और उसने तुमको बोला है कि बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है और नन ऑफ दिस भी है। तो सबसे पहले क्या करो, अल्फा, बीटा और गामा को लेट कर लो कि ये 30 डिग्रीज। लेने को तुम कुछ भी ले सकता है, लेकिन तुमको वैल्यूज़ तो रखना है 0 और π/2 के बीच में। तो मैंने क्या किया, तीनों वैल्यूज़ को 30 30 30 कर लिया। तो ऊपर में अगर ये डालते हो तो ये साइन 90 हो जाएगा, और नीचे साइन 30 3 बार ऐड होगा तो 3 साइन 30 हो जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 होता है 1/2, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके 2/3। अब सबको मालूम है 2/3 जो है दैट इज लेस देन 1 वैल्यू, तो सीधा आंसर हम लोग मारेंगे ए, दैट इज 2/3। 12 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 2/3 विच इज लेस देन 1। यस, नेक्स्ट। यस, और कोई क्वेश्चन है इसमें? 15 नंबर असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है अपना। इसमें तुमको दिया हुआ है tan² x का वैल्यू 1 - e²। तो सबसे पहले तो यहाँ से tan x की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगा रूट का 1 - e²। और तुम्हें बदले में फाइंड करने के लिए बोला है sec x प्लस tan³ x इंटू cosec x। तो सबसे पहले बनाओ ट्रायंगल और इस एंगल को ले लो x। अब tan x की वैल्यू है रूट 1 - e² अपॉन 1 कर लो, तो परपेंडिकुलर हो गया रूट का 1 - e² और बेस हो गया 1। अब इसको लेके हम लोग जब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो वो बन जाएगा रूट का 2 - e²। सो दीज आर योर करस्पॉन्डिंग साइड्स, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। अब sec x होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट का 2 - e² अपॉन 1, जो कि खाली रूट का 2 - e² होगा। tan³ x निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - e² मल्टीप्लाइड विथ रूट 1 - e²। और cosec x होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज योर हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो ये हो जाएगा रूट का 2 - e² अपॉन रूट का 1 - e²। अब बस तुमको इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से रूट का 2 - e² कॉमन ले लो, तो पहले वाले से 1 मिलेगा और दूसरे वाले से 1 - e²। तो इन टोटल क्या हो गया तुम्हारा, रूट का 2 - e² और दूसरे ब्रैकेट में 2 - e²। अब देखो रूट जो है उसका मतलब होता है पावर में हाफ है और इसके पास 1 है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - e² के पावर में आ जाएगा 1 + हाफ, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में है। बी में तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है 2 - e² के पावर में 3/2, सो दैट विल बिकम योर आंसर। आई होप बताने के बाद सब समझ में आ जा रहा होगा। सो आई एम नॉट आस्किंग अगेन एंड अगेन कि समझ में आया कि नहीं, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। 5th में ब्रेक कर लो ना उसको, तभी तो बनेगा वो क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है a² + b² + 2b + 4a + 5 = 0, और बदले में वो तुमको बोल रहा है कि फाइंड a - b अपॉन a + b। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ब्रेक करो। 8 बोल रहे हो, ये आ गया समझ में? चलो ठीक है, ये हमने क्लास में भी किया था। 8 क्वेश्चन, यस बोलो। ये क्वेश्चन करना है 5th वाला या क्या? 5th या 6th? 6 कह रही है क्या वो? ओके, 6 वो तुम लोग भी डिस्कस कर रहा था, उसका फाइनली आंसर 2 होगा। ठीक है, तो पहले 6 देख लेते हैं, फिर 8 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में दिया हुआ है x = 2 + 2 to the power of 2/3 + 2 to the power of 1/3। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है, और बदले में निकालना है x³ - 6x² + 6x की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम क्या करो, 2 को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में।
तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस टू इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ 2/3 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 1/3। अब क्यूबिंग लाने के लिए तुमको बोथ साइड्स करना पड़ेगा क्यूबिंग। अच्छा, क्यूबिंग करते समय इस साइड में तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन दूसरे साइड में जब फॉर्मूला लगाने जाओगे तो ध्यान रखना कि उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो इस साइड के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला से काम चलाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला मैंने ये दिया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इस साइड के लिए तुम अपना नॉर्मल फॉर्मूला में ही चलो। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो खोलते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उससे काम आसान हो जाएगा। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को पहले खोलते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म आ गया तुम्हारा x3, फिर आएगा तुम्हारा -8, फिर आ जाएगा माइनस का 6x², फिर आएगा प्लस का 12x। राइट हैंड साइड में जाओगे तो ये बन जाएगा 2², क्योंकि होल क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा खाली 2। उसके बाद वाला टर्म होगा तुम्हारा 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ से बना x³ माइनस 6x² प्लस 12x, इसको यहाँ भेज दो 8 प्लस 4 और फिर ये प्लस 2। देख लो एक बार अच्छे से, यही आएगा। अच्छा, अब इधर से और क्या निकलेगा देखो, 2 टू द पावर ऑफ 2/3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1/3 करोगे तो वो बन जाएगा 3 इंटू 2 6, तो 6x माइनस 12। 3 इंटू 2 6 और ये 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6x को यहाँ भेज दो, क्योंकि तुमको जो निकालना है उसके हिसाब से 6x यहाँ पहुँचेगा, तभी जाके ये 6x बनेगा। और यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक बच गया 8, एक बच गया 4, एक बच गया 2 माइनस 12। तो ये वैल्यू तुम सॉल्व कर सकता है, ये तुमको 2 देगा। हेंस योर आंसर इज x³ माइनस 6x² प्लस 6x के लिए आ गया तुम्हारा 2। अब देखो एक बार ये समझ में आया कि नहीं, एक बार ये क्वेश्चन के लिए मैं पूछ सकता हूँ कि समझ में आया कि नहीं। क्लियर है? तुम बोल रहा था विनय, तुम भी बार बार बोल रहा था सर 0 होगा 0 होगा, तो मैंने सोचा कोई ना कोई तो ग्रुप में तुमको बताएगा, इसलिए मैंने और इंसिस्ट नहीं किया, कुछ देर के बाद तुमको मिल गया था आंसर इसका। अच्छा, 8th क्वेश्चन है ना, हाँ 8th क्वेश्चन को देखो। 8th क्वेश्चन तुमको बोलता है एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है xy235, और ये क्वेश्चन नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाई 3, ये उसने पहले ही तुमको बता दिया। और साथ में कुछ कंडीशन डाला हुआ है, जैसे कि x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, और वो तुमको पूछ रहा है कि ऐसा होने के लिए कितने पेयर्स ऑफ x और y पॉसिबल है, मतलब x और y के पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 के टेबल का होना चाहिए। अब जैसे तुम इसको ऐड करेगा तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 हो गया, तो 10 प्लस x प्लस वाई मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब 10 के बाद 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स पॉसिबल हैं वो बहुत सारे हैं, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, लेकिन उसने एक रेस्ट्रिक्शन x और y के सम के ऊपर में भी डाला हुआ है कि x और y का जो सम होना चाहिए वो या तो 5 हो या 5 से कम हो। तो इससे क्या पता चलता है कि 10 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो या तो 12 हो सकता है या फिर 10 प्लस एक्स प्लस वाई 15 हो सकता है। तो फर्स्ट केस से तुमको x प्लस वाई को मैक्सिमम वैल्यू जो देना है वो 2 से ज़्यादा नहीं देना है, और सेकंड केस से x प्लस वाई का जो मैक्सिमम सम होना चाहिए वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब तुमको सिर्फ इतना सोचना है कि 2 और 5 लाने के लिए x और y को मैं जो जो वैल्यू दे सकता हूँ वो कितने हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 2 लाने के लिए 2 और 0 कर दो, बट इसका उल्टा हम लोग नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 और 2 कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, फिर तुम्हारा नंबर जो 5 डिजिट का है अगर तुम x को 0 दे देगा और y को 2 दे देगा तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसको छोड़ के अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी 1 1। तो 2 लाने के लिए जो पॉसिबल पेयर्स ऑफ x एंड y हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि xy235 5 डिजिट का नंबर हो और डिविजिबल बाई 3 हो, वो यही 2 है। लेकिन 5 बनाने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, जैसे 1 4 ले लिया, 4 1 ले लिया, 3 2 ले लिया, 2 3 ले लिया और एक 5 0 भी ले लिया। मैंने सारे केस में उल्टा किया है, लेकिन 5 0 को उल्टा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 5 0 को उल्टा करूंगा तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, x के जगह 0 आ जाएगा, y के जगह 5 आ जाएगा और वो नंबर फिर 5 डिजिट का ना होके 4 डिजिट का हो जाएगा। तो अब तुम यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 और यहाँ से 5, टोटल 7 पेयर ऑफ नंबर्स निकल रहे हैं
इसलिए इसका आंसर मैंने टिक कराया था C7। अब बोलो समझ में आ गया है क्या? इज इट क्लियर? जिसका भी डाउट था उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पेपर में बताओ और कोई क्वेश्चन है क्या? बाकी किसी का कोई डाउट पूछ लो सो दैट वी कैन गो फॉर संडेज पेपर। हो गया? देख लो एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं हो मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तुम्हारे मेन पेपर में भी, मेरे ही पेपर में रिपीट कर दूंगा मैं बाद में। सो इट्स नॉट बी लाइक दैट कि सर ये तो हमने पहले किया था बट ये अभी भी नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा पूजा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में है, सीपीओ के कोर्स में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। तो ये पेपर एक्चुअली थोड़ा सा इस तरह से, हाँ कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो जो अभी तुम ये क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो लेट इट बी। मेरे ख्याल से अगली क्लास तक मैं स्टार्ट करवा दूंगा तुम लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री एक साइड से चलेगा अब तुम लोग का, ट्रिग्नोमेट्री एक साइड से स्टार्ट होगा, प्लस हम लोग मेंसुरेशन ज्योमेट्री वाला पार्ट भी धीरे धीरे अब स्टार्ट करना है। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी एक टॉपिक हम लोग करना है। स्पीड डिस्टेंस टाइम मुझे अभी 2 सेशंस और लगेंगे। ओके, मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि ये पेपर तुम लोगों ने कर लिया है। नाउ कमिंग बैक टू आवर संडेज पेपर, कल जो पेपर हुआ था उसके लिए एक बार चलते हैं। और इसमें से तुम लोग बताओ, देयर वर 60 क्वेश्चंस। तो अब देखो इसमें से कौन सा और कौन सा नहीं हुआ, क्या हुआ, एक बार चेक करो एंड स्टार्ट आस्किंग द डाउट्स। या थर्ड क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। ये हम लोग संडे वाले पेपर की डिस्कशन स्टार्ट हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 वुमेन कैन, अच्छा 5 men काम को कर लेते हैं 10 दिन में और 12 वुमेन उसी काम को कर लेते हैं 15 दिन में। तो 5 men और 6 वुमेन मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, देखो 5 men का 10 दिन तो कहीं नहीं गया, लेकिन 12 वुमेन अगर 15 दिन में कर रही हैं तो 6 वुमेन कितने दिन में करेंगे? खुद ही सोच के बताओ। 7.5 क्यों होगा बच्चे? तुमने लोग कम कर दिया तो दिन बढ़ नहीं जाएगा? हाँ बस 30 हो जाएगा, डबल कर दो। जिस तरह से डिवाइड मारे हो उसी तरह से दूसरे साइड को डबल कर दो। अब ये क्वेश्चन पता है कौन सा वाला केस बन गया कि T1 तुम्हारा 10 है और T2 तुम्हारा 30 है, क्योंकि इन्हीं दो ग्रुप को तुम्हें मिला के काम करवाना है। तो यू कैन यूज़ योर फॉर्मूला ऑफ T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो ऊपर आ गया 300, नीचे आ जाएगा 40। अब इसको तुम सॉल्व कर सकता है, 7.5 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में या नहीं आया? चलो नेक्स्ट बोलो कौन सा है? 7 में चलें? 7 को चल, 6 भी है। 6 में तुम लोगों ने एक गलती की है, मैं बता देता हूँ क्या गलती हुई होगी वहाँ पे। तुम लोग ना टोटल डिस्टेंस का मतलब एक साइड से देख रहा है। टोटल डिस्टेंस मतलब उसका जाना और फिर आना भी है, तुम लोग खाली जाने जाने का निकाला है। जैसे कि अगर 6 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉय अपने घर से स्कूल तक जाता है विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आता है तो थक जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये उसका घर है, ए पॉइंट पे उसका घर है होम और बी पॉइंट पे उसका स्कूल है। सोच लो कि इनके बीच की दूरी है डी की। तो जब वो जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर उसके जाने के समय की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है तो उसको जाते टाइम लगने वाला है D/12। और जब वो आ रहा है तो सेम डी डिस्टेंस ही कवर करेगा, लेकिन इस बार उसकी स्पीड कम है और वो है 8 की, तो टाइम लग जाएगा D/8। और इस टोटल प्रोसेस में जो जाना और आना मिला के उसको जो टोटल टाइम लगा है वो 50 दिया हुआ है मिनट्स में, तो उसको तुम आवर में कन्वर्ट कर लो बाय डिवाइडिंग इट विथ 60। अब ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसको तुमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि क्वेश्चन तुमसे टोटल डिस्टेंस जो कह रहा है वो टोटल डिस्टेंस उसका जाना और आना मिला क्या है। नहीं तो क्वेश्चन क्या होता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल, जबकि क्वेश्चन क्या है व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि तुम्हें d प्लस डी दोनों निकालना है। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि सिंपल है, 12 और 8 का एलसीएम होता है 24 का। तो यहाँ 2d हो जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6। अब काटो इसको, ये 5d अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 5/6। 5 से 5 गया, 6 से ये गया, d की वैल्यू आ गई 4। तुम लोग इसको टिक मार दिया होगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है आना और जाना दोनों मिला के, तो आंसर हो जाएगा 4 + 4 8 किलोमीटर।
तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने इसको इसलिए गलत कर दिया होगा, सबने ए मार दिया होगा 6 का, बट इसका आंसर होगा बी। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलो अब कौन सा पूछ रहे थे नेक्स्ट, 7th या 8th, कौन सा बोल रहे हो? 7th वेन डायग्राम से कर लो। बनाओ एक वेन डायग्राम, यहाँ लिखो यूनिवर्सल सेट, इसको लिख लो 100%। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक वो बच्चे जो हिंदी में फेल हुए हैं और एक वो बच्चे जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। हिंदी में जो टोटल फेल हुए हैं उसको ऊपर ही रहने देना अभी 35%, और इंग्लिश में जो टोटल फेल हुए हैं उनको ऊपर ही रहने देना, दैट इज़ 45%। तो हम मैंने ये क्वेश्चंस जब करवाए थे तो इसमें एक रूल बताया था कि जब भी स्टार्ट करोगे कॉमन रीजन को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो हैं 20%, तो यहाँ पे लिख दो 20%। अब सोचो कि हिंदी के टोटल 35% जनता जो फेल हुई है उसमें से 20% तो कॉमन रीजन में बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 15 आएगा। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में टोटल जनता जो फेल हुई है वो 45% की है, जिसमें से 20% तो कॉमन में बैठ गया, तो यहाँ 25% आएगा। अब जरा इन सबको ऐड करके देख लो तो तुमको दिख जाएगा कि 60% जनता जो है वो फेलियर है। और हम लोग को पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग को इस 60% को 100 में से माइनस करना है। 100 में 60% करोगे तो आंसर अपने आप ही दिख जाएगा 40%, विच इज़ प्रेजेंट इन डी ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमने किए हुए डिस्कस। अब बताओ नेक्स्ट, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, कौन बोल रहा है? 7 का डी तो है। हाँ 12 वाला देख लेते हैं एक बार। 12 वाले में तुमको क्या दिया हुआ है, m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n। अब इसको तुम लोग गलत तरीके से पढ़ा हुआ तो मैं नहीं बोल सकता, दैट इज इक्वल्स टू 2% ऑफ mn। तो ये सीधा स्टार्ट करो, m/100 इंटू m प्लस n/100 इंटू n इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू mn। फाइनली तुमको फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। मैं क्वेश्चन ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन का हेडिंग है व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेना। व्हाट परसेंट ऑफ m इज n का मतलब है n m का कितना परसेंट है, मतलब तुमको फाइनली क्या करना है n/m इंटू 100 करना है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से बना m²/100 प्लस n²/100 इज इक्वल्स टू 2mn/100। अब इनका कॉमन एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो अगले ही स्टेप में तुमको रिलेशन मिलने वाला है। देखो 2mn/100 करोगे तो ये 100 कट गया और तुमको मिल गया कि m² प्लस n² माइनस 2mn इज इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला होता है m-n के होल स्क्वायर का, जो कि फाइनली तुमको दे देगा m इक्वल्स टू n। तो अगर m और n बराबर हो गए और तुम यहाँ पुट करेगा तो या तो तुम दोनों को n के इक्वल कर लो या फिर m के, मैंने n के इक्वल कर दिया तो तुम्हारा आंसर आ गया 100%, क्योंकि वैसे भी दोनों इक्वल ऑब्जेक्ट्स को तुम कंपेयर कर रहे हो। तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि m और n दोनों बराबर हैं, तो उनका आपस में जो परसेंटेज होगा वो 100% का आएगा। यस, अब बोलो नेक्स्ट। 13 नहीं बना, 13 तो मैं कई बार करवा चुका हूँ क्लास में। इसमें जो भी दिया हुआ है रूट के नीचे 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a, तो तुमको क्या करना है, इसको लिखना है 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी है। लेकिन ऑप्शन लाने के लिए जब तुम ऑप्शन देखेगा तो वहाँ पे तुमको जो भी आंसर मिलेगा वो उस तरीके से तो आता नहीं। तो मैंने इसको सीधा क्या किया, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह इसको लिख दिया 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो जब तुम इसको रूट से निकालेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2a और साथ में एक प्लस 3a जुड़ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 प्लस a। अब a का वैल्यू तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.1039, तो आंसर हो गया 1.1039, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 18 बोट्स का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। तुमको कहता है ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, and if the speed of the boat is 10 किलोमीटर पर आवर then find the speed of the stream। तो पहले तो एक चीज़ डिसाइड कर लो कि एक आदमी को 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है अगर,
ये डिस्टेंस अगर 36 किलोमीटर का, तो आते समय भी उसको 36 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जाते समय तो वो गया है डाउनस्ट्रीम में, तो आते समय उसको अपस्ट्रीम फेस करना पड़ेगा। और तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम टाइम। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 36/10 + v। और फिर टाइम आप जब निकालेंगे तो यही 36/10 - v, वेयर 10 इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड v इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और तुमको ये मालूम है अच्छी तरह से कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पहले लिख दो 36/10 - v, और जिसमें कम टाइम लगेगा उसको बाद में लिखो। और इसको इक्वेट करो 90 मिनट्स। 90 मिनट्स लेकिन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 90 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 घंटे। या तो ये तुम 1.5 घंटे 1/2 कर दो, या फिर सीधा 90 को 60 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हम लोग उसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो 90 को 60 से डिवाइड करोगे तो वो 3/2 बन जाएगा। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, दैट यू कैन डू वेरी इजली। या तो तुम ऑप्शन की मदद ले लो या फिर सॉल्व कर लो, वैसे ही आ जाएगा आंसर। ये आया समझ में या नहीं आया? आ गया। अब बताओ, ये पहला पेपर हो गया, इसमें 20 क्वेश्चन थे टोटल, उस वहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाओ। 37। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लो इसमें भी। क्वेश्चन में उसने तुमको क्या बोला, अ मैन कैन रो 18 km/h इन स्टिल वाटर। इसका मतलब हुआ कि उसने तुम्हें बोट की स्पीड दी है, मैन हो या बोट हो बात बराबर है। तो यू तुमको मिल गया 18 km/h। उसके बाद उसने साफ साफ लिखा है कि टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप देन टू रो डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम अब तो ज़्यादा ही होगा, उसने और तुमको बता दिया कि 3 टाइम्स ऑफ टाइम डाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस हम लोग को दिया नहीं है तो डी लिख दो, और ये हो जाएगा 18 - v, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ d अपॉन 18 + v। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये d और d तो कैंसिल हो जाएगा, तुमको निकालना v का वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54 - 3v इज इक्वल्स टू 18 + v हो गया। अब इसको यहाँ पे खींचोगे तो 36 इज इक्वल्स टू 4v, तो v का वैल्यू आ जाएगा 36/4, दैट इज 9 km/h। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट 40 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का वेन डायग्राम वाला बना लो। वेन डायग्राम एक ऊपर लिख दो, यूनिवर्सल सेट दैट इज 100%। दो तरह के लोग हैं ऑफिस के अंदर में, एक वो जो टी पसंद करते हैं, एक वो जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और 40 की वैल्यू दे रखी है जो कि बोथ पसंद करते हैं। ये वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि टी पीने वाले टोटल 72% हैं और कॉफ़ी पीने वाले टोटल 44% हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ इसी स्टेप में, तो ये हो जाता है 116, जो कि 100 से ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 16 बच्चे ऐसे काउंट कर लिया, 16% लोग ऐसे काउंट कर लिए हैं जो कि दोनों चीज़ करते हैं, टी भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले वो वैल्यू को यहाँ पे लिख दो 16%। अब सोचो 16% ऑफ सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, और परसेंटेज के फॉर्म में वो वैल्यू आई है मेरे पास में 16%। सो 16% ऑफ सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 40, और ये जो एक्स तुम लेट कर रहे हो, जिसको तुम सम वैल्यू बोल रहे हो, दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द ऑफिस। तो तुमको सिर्फ ये सोचना है कि किस वैल्यू का 16% 40 होगा। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सीधा लिख लो 16x/100 इज इक्वल्स टू 40। 8 के टेबल में कट करो, 2 और 5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 500/2, जो कि x की वैल्यू को बना देगा 250। मतलब देयर आर 250 वर्कर्स वर्किंग इन द ऑफिस। आई होप इट इज़ क्लियर। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हो तुम ये क्वेश्चन। वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास। ओके, अब बताओ इसमें और कुछ है। 52, चलो चलते हैं 52 की तरफ। ओके, एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है गलत आ रहा हो, देखते हैं। ABC 3 आदमी, मैंने बोला था हमेशा सी से स्टार्ट कर देना। सी को दे देते हैं 100। ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी। ओके, 15% लोअर देन सी सैलरी।
नहीं तो फिर इसमें दूसरे तरीके से हम लोग को चलना पड़ेगा। ए की सैलरी बी से 20% कम है। ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी। ओके, तो अगर मैं ये 85 तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इनिशियली जो उसने स्टार्ट कराया वो ए से स्टार्ट कराया। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बी को, अच्छा चलो 85 इसको ले लो। अब ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी, इसका 20% निकालो पहले। इसका 20% हो जाएगा 1/5 ऑफ दिस वैल्यू, माने 17 अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 68। अब क्वेश्चन है बाय हाउ मच सैलरी। हाँ, तो ये आंसर थोड़ा सा अलग जा रहा है हम लोग का। कितना आ रहा है? डी मैच कर रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे अलग क्यों आ रहा है? क्या करना है इसमें बताओ, फिर क्या गलती हो रही है ये बताओ। हाँ एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है, 32/68 इंटू 100। हाँ, इसको सॉल्व करने पे अपना आंसर कितना आ रहा है देखो तो जरा। हाँ कर लो, एक बार कर लो, 4 के टेबल में ही कट कर लो, 8 और 17 होगा। अब 800/17 अगर मैं ये करता हूँ, एक बार मैं कर ही लेता हूँ, रुक जाओ। 4 में गया 68 हो गया, ये बनेगा अपना 120, 7 के टेबल में 119, ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, और आगे क्या करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, एक और जीरो डाल दिया मैंने, और फिर 17 5 हाँ ठीक है, 47.0, 47 के आसपास जब बनी गया तो वो आंसर तुम्हारा 47% वैसे ही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नहीं एक सेकेंड, उस ये देखो, ये वैल्यूज में तो कोई डाउट नहीं है ना। अभी तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि सी की सैलरी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है। सी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो सी और ए का डिफरेंस पहले देख लो। और कंपैरिजन मैंने क्या बोला था, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको इनिशियल वैल्यू लेना है। तो हमने पहले तो डिफरेंस ले लिया, वो आया 32 का। अब सी अपनी सैलरी किसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के साथ कर रहा है, तो ऊपर 32 बनेगा, लेकिन इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू जो लोगे वो उस इंसान की सैलरी को लोगे जिसके साथ कंपेरिजन चल रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में ए है, इसलिए वो बन गया 32/68 इंटू 100। और कुछ भी मत करो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट मेथड, इससे तुम्हारा आंसर आ भी जाएगा और कुछ ज़्यादा तुमको हाथ पैर नहीं मारना है इसमें। चलो अभी नेक्स्ट बोलो। 51 क्या है? अरे ये तो बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि जानवर चाहे कोई भी हो उनका हेड एक ही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी के पास में कुछ हैन है और कुछ काव है, तो हेड तो इन सबका एक एक होता है। तो यहाँ पे हैन को मान लो x, काव को मान लो y, तो x प्लस वाई, टोटल नंबर ऑफ हेड्स तुमको दिया है 48। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। अच्छा, दूसरे इक्वेशन के लिए तुमको पहले ये जानना है कि हैन के 2 ही पैर होते हैं, तो यहाँ पे तुमको 2x लेना है। लंगड़ा हैन नहीं है या लंगड़ा काव कोई नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें बोले सर एक पैर अगर टूटा हुआ, वो तो बोला ही नहीं उसने। और काव के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे लिखा 4y, तो 2x प्लस 4y विल गिव यू द नंबर ऑफ फिट वैल्यू, और फिट कितना है यहाँ पे 140 है। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। तुमको वहाँ से निकालना है नंबर ऑफ एस, निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई को रिमूव कर देना सबसे पहले। हाँ अब बताओ। 57, एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 4 years when one of them whose age is 30 years is replaced। अरे इस तरह का तो क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। पहले तो ये सोचो कि 8 मैन के एवरेज को अगर मैं x बार लेट कर लेता हूँ, ये मैंने क्या किया, 8 मैन के एवरेज को लेट कर लिया है x बार, तो इन लोगों का सम ऑफ द एज जो है वो 8x बार हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इनमें से एक आदमी जिसका एज था 30 उसको रिप्लेस किया और उसकी जगह एक नया आदमी ले आया, लेट दैट मैन बी y। तो इससे तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ मैन है वो तो 8 ही रहा, लेकिन तुम्हारा जो एवरेज है वो बढ़ गया बाई 4। तो यहाँ पे लिख दो x बार प्लस 4। तुम लोगों को याद होगा हमने कुछ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स वाला क्वेश्चन किया था, फिर 8 मेंबर्स वाला भी एक क्वेश्चन किया था, तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट। अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करेगा, क्योंकि तुमको निकालना तो इस मेंबर का एज है जो कि नया मेंबर आया है, तो ये बन गया 8x बार माइनस 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8x बार प्लस 32। अब यहाँ से ये क्वेश्चन तुमको ले जाता है, इन दोनों को तो उड़ा ही दो,
y की वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 62 ईयर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने इस तरह के किए हुए हैं। अब ये जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, देख लो एक बार फिर। हाँ और बोलो, हो गए सारे क्वेश्चन। इसके बाद कौन 59 सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम तरह का क्वेश्चन एक बार ट्राई करो फिर से। उसने क्या बोला है देखो, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ द क्लब इज सेम एज इट वाज 3 इयर्स अगो। अब 3 इयर्स अगो पहले तुम अगर ले जाएगा सबको 3 इयर्स अगो, तो इनका जो एवरेज एज है उसको मान लो x बार। इसके अंदर में 5 लोगों का एज छुपा हुआ है, एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ द क्लब। अब एक ओल्ड मेंबर को तुमने हटाया, ऐसा करते हैं 3 इयर्स अगो ये एवरेज है 5x बार। अब अगर तुम उसको प्रेजेंट में ला रहे हो, अब प्रेजेंट में ला रहे हो तो सबके एज में तुमको ऐड करना पड़ेगा 5-5 साल, तो ये 25 इसमें ऐड हो गया। अब इसमें से तुम क्या किया, एक मेंबर को निकाला, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर आई बाई ए न्यू मेंबर। मान लो एक मेंबर को तुम निकाल दिया और उसके जगह में ले आया एक नया मेंबर को, तो क्योंकि हर किसी के एज से 5-5 साल माइनस होगा, 5 मेंबर है ना तुम्हारे, नहीं 5 नहीं फिर 15 होगा यहाँ, सॉरी हाँ 15, हाँ। और फिर तुम देख रहा है तो तुम्हारा जो एवरेज एज है वो अभी भी सेम है। ये कुछ ऐसा इक्वेशन तुम्हारा निकल के आ रहा है। एक बार फिर से देखो, 3 साल पहले, 1 मिनट, 3 साल पहले जो भी तुम्हारा एवरेज है उसको मैंने ले लिया x बार 5 मेंबर्स का, तो 5x बार हो गया। अब उसको करंट में लाए तो हर किसी के एज में 3-3 साल जोड़ दिया तुमने, तो टोटल ऐड हो गया 15। अब उसमें से तुमने क्या किया, एक मेंबर का एज हटाया और एक नए मेंबर को तुम ले आए। तो जिस मेंबर का तुम एज हटा रहे हो लेट इट बी x, और जिस मेंबर का एज तुम ऐड कर रहे हो लेट इट बी y। लेकिन इससे तुम्हारा जो ओवरऑल एवरेज 3 साल पहले था आज के डेट पे भी वही एवरेज आया, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाई 5 करके उसको x बार के इक्वल कर दिया। अब तुम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेगा तो ये तुमको दे देगा कुछ ऐसा। अब ये 5x बार और ये 5x बार कैंसिल हो गया और 15 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई आ गया। अब तुमको क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यही चीज़ पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द रिप्लेस्ड मेंबर एंड न्यू मेंबर। तो देखो x माइनस वाई, x है उस आदमी का एज जिसको तुमने रिप्लेस किया है और y है उस आदमी का एज जिसको तुमने इनपुट दिया है। तो इनका डिफरेंस तुमको साफ दिख रहा है, 15 के इक्वल आ रहा है, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है। आया समझ में या नहीं आया? हाँ चलो अब बताओ और कुछ है क्या इसमें? देखो ऐसा नहीं है कि आज मैंने बताया फिर नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो नहीं डिस्कस करूंगा। तुम लोग एक बार ओवरऑल पेपर को कर लो ना, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन तो पूछे ही हैं मेरे से, तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है? तो वो डाउट्स तुम लोग का कंटिन्यू रहेगा और हम लोग को टॉपिक भी साइड बाय साइड करते रहना है, ठीक है? तो फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। तुम लोगों को मैं पेपर भेजूंगा, आज का डेली टेस्ट पेपर नंबर 4 होगा तुम लोग का, तो वो तुम लोग अपना 6:15 में स्टार्ट कर देना एंड सबमिट इट बाई 6:45, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो आधा घंटा का जो तुम लोग करता है प्रैक्टिस, उससे तुम्हारा एक बेस जोन बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है? तो इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पे आज की क्लास। मैं तुम लोगों को पेपर भेज रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर में स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? इट्स ओके विथ ऑल ऑफ यू? चलो फिर ठीक है, ठीक है, गेट रेडी फॉर द पेपर या